मेडिकल डायरेक्टर और मैं कंसल्टेंट HOD लेज़र रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपी। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिजीज ऑफ एनल कैनाल कैंसर। वहाँ पे 3-4 चीज़ें होती हैं, आदमी उनको एक ही समझता है। एक होता है फिशर, एक पाइल्स, एक फिस्टुला। एक जनरल आदमी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता जी। और आप यू वोंट बिलीव कि 40% ऑफ द इंडिविजुअल्स दे विल हैव पाइल्स इन देयर लाइफ टाइम। 40%, लेकिन वो उसको इलाज नहीं कराता। गोली खा ली, इधर की उधर की, पढ़ के ऐड देख के दिखाने में शर्माते हैं। तो इसीलिए मैंने ये एक नया टॉपिक उठाया और हमारे अस्पताल ने एक पूरा डिपार्टमेंट ही इसका बना दिया। तो हमारी जो एम्फेसिस है वो ये नहीं है कि हम जो है लेज़र से हर एक को ऑपरेशन करना है। हमको सबसे पहले ये है कि इनसे बचा कैसे जाए फाइट से। तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल पे आजकल हर कोई डिस्कशन कर रहा है और बड़ी लेंथ में करता है, और लोग समझते हैं लाइफ स्टाइल पता नहीं क्या चीज़ है। लाइफ स्टाइल एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है, बॉडी माइंड एंड सोल अंडर कंट्रोल। WHO की जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है, अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट नहीं हैं, तो फिर आपको हम हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं कह सकते। एंड ये सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बैड लाइफ स्टाइल लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। अगर आप टाइम से नहीं खाएंगे, हाई फाइबर डाइट नहीं लेंगे, फ्रूट नहीं लेंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, घूमेंगे नहीं, तो आपका बाउल मूवमेंट नहीं होगा। आपका अगर दिमाग शांत नहीं है तो आपकी बाउल इरिटेट होती रहेगी, उसमें एक और बीमारी को जन्म दे देती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं उसको। तो इन चीज़ों का सबका ध्यान रखना चाहिए और बड़ा आसान है। बॉडी के लिए अच्छा खाओ। अच्छा खाओ मतलब हाई फाइबर कंटेंट। जहाँ तक हम इन 4 बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर में फ्रूट और वेजिटेबल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स। कभी एग्जॉटिक फ्रूट या एग्जॉटिक वेजिटेबल के चक्कर में नहीं पड़िए। जो सीजनल अवेलेबल है इंडियन कंडीशंस में वही खाइए। और एक बड़ा आसान सा तरीका है, एक प्लेट को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक प्लेट को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए, बराबर बराबर। एक भाग में फ्रूट, दूसरे भाग में वेजिटेबल, तीसरे भाग में दाल फिश व्हाटएवर प्रोटीन, और चौथे में कार्बोहाइड्रेट रोटी और चावल। तो आप उसको सुबह और शाम उसी को लीजिए और कम से कम 3-4 लीटर लिक्विड जरूर लीजिए दिन में। चाहे पानी हो, चाहे कॉफ़ी हो, टी हो, सूप हो, या आपका जूसेस हो। और आज सबसे जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, जब कॉन्स्टिपेशन होता है, पाइल्स ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ है, पाइल्स हर एक में होते हैं। पाइल्स का जो हम लिटरल मीनिंग है वो ये है कि हमारे जो वेन एक तो होती है आर्टरी जो ब्लड ले जाती है, और दूसरी होती है वेन्स जो ब्लड को वापस लाती है। तो जो वापस लाती हैं वो हमारे एनल कैनाल में भी होती हैं। लेकिन जब हमारे को कॉन्स्टिपेशन हो या लंबे समय तक खड़े रहें, लंबे समय तक बैठे रहें, तो उस स्थिति में वो डिसेंड करने लगता है, मतलब नीचे आ जाता है और एंगॉज हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। जब मोटा हो गया, नीचे आ गया, फट जाएगा, तो ब्लीडिंग थोड़ा होगा। और बॉडी की ये खूबसूरती है कि ब्लीडिंग कभी भी इंडेफिनिट टाइम तक नहीं होती है, वो उसको कंट्रोल कर लेती है। तो मरीज सोचता है तो ठीक हो। मान लीजिए पहले साल में एक बार ये एपिसोड होता था, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो घट के 9 महीने में होने लगेगा, 6 महीने में होने लगेगा, फिर महीने में होने लगेगा, और फिर ये बाहर आ जाएंगे। तो तब मरीज दिखलाने चलता है। तो अगर केवल ब्लीडिंग हुआ, एक एपिसोड हुआ साल में, और कुछ बाहर नहीं आ रहा है, तो आप इसको कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हैं। कंजर्वेटिव मीन्स बगैर सर्जरी के। तो आप अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाएं, हाई फाइबर डाइट लें, मेडिसिन लें, जिससे कि ये एंगॉर्जमेंट जो कंजेशन है वो कम हो जाए। अगर इन चीज़ों से कम नहीं होता है तो फिर आप जाके सर्जन से कंसल्ट करें। उसमें हम लोग फिर सर्जरी करते हैं। सर्जरी 3 तरीके से करते हैं। ओपन, एक तो काट के, वो सबसे पहले यही करते थे, हमको यही सिखाई गई। उसके बाद जब थोड़ा और समय बीता तो करीब 2000 के आसपास
2005 और 2003 में स्टेपलर आया, उसमें कटिंग जो है वो स्टेपल से होने लगी। उसके बाद उसके भी अपने कोई भी डिजीज़, कोई भी सर्जरी कॉम्प्लिकेशन फ्री नहीं होती है। उसके बाद लेज़र आई। लेज़र में क्या होता है, कुछ नहीं काटते इसमें, लेकिन क्या है कि हम पाइल्स को ऊपर लाइगेट कर देते हैं और लेज़र फाइबर अंदर डाल देते हैं, तो उससे उसको वो डेड हो जाता है। तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पाइल्स का जो साइज़ है वो 40% कम हो जाता है, बाकी थ्रोम्बोज हो जाता है, वो धीरे धीरे अपने आप बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि करीब 6 हफ्ते से और 8 हफ्ते, किसी किसी केस में 6 महीने भी लग सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है लेज़र का एक तो हम चारों तरफ से नहीं काट रहे हैं, तो स्टेनोसिस नहीं होता। स्टेनोसिस का मतलब है कि आपने चारों तरफ से पाइल्स काट दिए या इंजेक्शन लगा दिया या स्टेपलर से कर दिया, तो जो अब मान लीजिए इतना बड़ा होल है तो ये सिकुड़ जाएगा और उसकी हीलिंग होगी स्कार से। स्कार जो है इनइलास्टिक होता है, जब हम लैट्रिन जाते हैं तो थोड़ा सा लैट्रिन का रास्ता चौड़ा हो जाता है तो पास हो जाती है। अगर वो इनइलास्टिक हो जाएगा तो पास नहीं होगा स्टूल, और आपको रिकरेंट फिशर डेवलप होते रहेंगे या रिकरेंट पाइल्स होते रहेंगे। उस चीज़ों को देखते हुए ये लेज़र आई। तो लेज़र का फ़ायदा ये है कि ब्लड लॉस नेग्लिजिबल होता नहीं, क्योंकि एक तेल से कर देते हैं, कोई एक्स्ट्रा कट नहीं होता। दूसरा, आपका पेन बहुत कम होता है और नेक्स्ट डे आप घर जा सकते हैं, अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं। अब तो डे केयर भी करने लगे हैं, लेकिन डे केयर अभी हम इसलिए प्रीफर नहीं करते क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। उसमें ये होता है कि अगर हम भेज दें, हम शाम को भेज सकते हैं, लेकिन अगले दिन हम इसलिए भेजते हैं कि नहीं तो स्पाइनल हेडेक हो जाता है मरीज को, सिर दर्द की कंप्लेंट करता है। तो एक दिन आप रह सकते हैं। और एक दिन का ये भी है कि जो हमारे आप आजकल तो सब पे मेडिक्लेम है, वो शायद 24 आवर्स अगर आप एडमिट नहीं रहे तो शायद क्लेम देने में दिक्कत करते हैं। और स्पाइनल हेडेक डॉक्टर साहब बतलाएंगे क्या होता है। ये बीमारी कोई नई तो है नहीं, पर इसको इस सुविधा का उपयोग करने में अधिकतर लोग, जैसे सर ने बताया, सब लोग शर्माते हैं। अब मरता क्या ना करता वाले में कभी ना कभी तो इलाज कराना ही पड़ता है। अब जितना देर से करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको सहना भी पड़ता है। ऐसे तो बहुत जगह पे होते होंगे, बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं छोटे छोटे, या जहाँ पे भी सब कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, बट अधिकतर जगह कार्रवाई करने का जो मकसद होता है वो है ऑपरेशन करा जाए और पेमेंट लिया जाए। जैसा कि साहब ने बताया कि अधिकतर तो समय तो आप केवल डाइट से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक दिन जो सर ने एडमिट रखने का बोला है वो इसके लिए भी है क्योंकि मरीज का ना मानसिक स्थिति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको हमें समझाने का मौका मिलता है कि केवल सर्जरी पे ही नहीं रुकना। जैसे साहब ने बताया कि सर्जरी करने के बाद में भी 6 महीना तक भी, 6 हफ्ते से 8 हफ्ते और 6 महीना भी लग सकता है उसको पूरा हील होने में, और इस दौरान उसकी डाइट का भी बहुत रहेगा, उसमें योगदान रहेगा हील होने में। तो ये डाइटरी एडवाइस देना, मॉडिफाई करना, उन सबको समझाना, उसकी जो उसका वजन है ना, वो किसी भी आप किसी को एडवाइस देते हैं वो किसी को तब तक आत्मसात नहीं करते हैं जब तक वो उनके ऊपर उसकी महत्वता साबित नहीं होती है। तो वो एक दिन जब अस्पताल में व्यक्ति बिताता है तो उसको इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि यहाँ सोचने का मौका मिलता है, हाँ सही बात है, ऐसा करना चाहिए। तो इस बात को मानने के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। रही बात साहब ने जो बताया कि एक दिन भर्ती करते हैं क्योंकि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर केस करते हैं, तो मेरुदंड के अंदर हम एक सुई लगाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सुई लगाते हैं, कॉर्ड में ही लगाते हैं, उससे कुछ समय पहले रुक जाते हैं, कुछ मिलीमीटर पहले ही दवा डाल देते हैं। पुराने ज़माने में काफ़ी मोटी सुइयाँ होती थी, समय के साथ में अब बहुत पतली आ गई हैं। हमारे आपकी बाल बराबर बालिक सुई लगती है आज की तारीख में स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो अब आजकल ये जो पोस्ट स्पाइनल हेडेक किसी ज़माने में जो बहुत भयंकर हुआ करता था और लगभग हर दूसरे तीसरे मरीज में देखने को मिलता था, आज की तारीख में देखने को नहीं मिलता है। बट प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं है। किसी को अगर आप भेज दें, कौन से को होगा, अगर कई लोग बोलते हैं कितने परसेंटेज में होगा, तो परसेंटेज की बात करना बेमानी है। अगर मैं बोलूँ एक को 1 लाख में होता है और मैं ही व्यक्ति वो एक में 1 लाख वाला निकल गया तो क्या, उसके लिए तो वो 100% हो जाता है। तो प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं है। हम चाहते हैं आप हमारे पास में रहें, ऑपरेशन के बाद में डाइटिशियन आपको मिले, बात करे, समझाए, साहब आपको समझाएं, आपकी प्रैक्टिस
डाइट कैसी होनी है आपको समझाया जाए, आपको हाइड्रेशन अच्छा से रखा जाए, आपको आराम करने का मौका मिले, उसके बाद में आप घर जाएं। हाँ, स्पाइनल हेडेक डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है जिसकी संभावना के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर होता है तो आपको इतना सीवियर हेडेक होगा जैसे ही आप बैठेंगे तो आपके माथे में दर्द होगा, पीछे दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा आपको। अगर किसी को ऐसा होता है तो आप तुरंत ही अस्पताल की तरफ वापस रुख करें, अगर आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया में केस हुआ है तो। जैसा कि मैंने बोला कि आज के ज़माने में ये नगण्य हो गया है, देखने को बहुधा नहीं मिलता है। मेरे को तो 25 साल से ऊपर हो गया एनेस्थीसिया करते हुए, मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर आज तक कभी देखा नहीं है। तो वो ज़माने गए जब होते थे, बट हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं है। किसी को जरा से पिन से दर्द हो जाता है, किसी को पूरा काट तो दर्द नहीं होता। तो जैसे सुइयाँ इतनी पतली हो गई हैं कि अब आज की तारीख में नहीं मिलता है, बट हाँ, उसके बावजूद भी किसी किसी को होता है, तो प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं है। सैडल ब्लॉक लगाते हैं, स्पाइन तो जैसे हमारा यहाँ से और नीचे तक है, तो अब बिल्कुल नीचे लगाने लगे, तो जो एनस के आसपास ही उसका इफेक्ट आता है, और 4 से 6 घंटे बाद मरीज को हम भेज सकते हैं। एम आई राइट? हाँ सर। लेकिन हम रखते इसलिए हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर। एक तो मरीज को ये लगता है कि यार इन्होंने जल्दी भेज दिया, पता नहीं क्या होगा, फियर फैक्टर काम करता है। अभी डे केयर की एक्सेप्टेंस मरीज को कॉस्मेटोलॉजी के अलावा कम ही है ना, या आई में है, आई में ओपीडी बेसिस पे चला गया, बाकी उसको लगता है कि यार अच्छा कोई सर्जरी कॉम्प्लिकेशन फ्री होती नहीं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू प्रिवेंट दीज 4 डिजीजेस। आप अपना लाइफ स्टाइल बढ़िया करके, मॉडिफाई करके उसको बच सकते हैं। अगर सर्जरी हुई और लेज़र हुआ तो फिर क्या बचाव करना है कि दोबारा ना हो, क्योंकि चांस ऑफ रिकरेंस ओपन में करते हैं तो 20 से 30% होते हैं, लेज़र से करते हैं तो वही 3 से 5% पे आ जाता है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पर जिसको हो गया उसके लिए तो 100% है। तो उसके लिए हम लोग बड़ा फॉलो करते हैं। मैं तो अपने मरीज को करीब 1 साल तक फॉलो करता हूँ। अगर 1 साल में रिकरेंस नहीं हुई तो फिर संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि तब तक वो अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके जीना सीख सकते। चारों चीज़ें बराबर हैं, वो डिफाइन नहीं कर पाते। उसके लिए या तो पाइल्स आगे बोलते हैं अधिकतर की जी पाइल्स हो गए, लेकिन पाइल्स क्या है, जैसे मैंने बताया जो हमारे वीनस कॉलम होते हैं नॉर्मल, वो टॉर्चुअस मीन्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ता है तो वो मोटे हो जाते हैं और ब्लीड करते हैं। तो ये पाइल्स हो गया। फिशर का मतलब क्या है, फिशर सबसे पहले होता है। पाइल्स हो जाएंगे तो या तो उसके बाद फिशर होगा या फिशर होने से पाइल्स होगा। फिशर जब आप कॉन्स्टिपेशन होगा तो बोलस हार्ड आएगा, जब वो हार्ड पास होगा तो मान लीजिए इतना स्ट्रेच हो सकती है हमारी, और उसको इतना स्ट्रेच करना पड़ गया तो ये जगह फट जाएगी तो एक घाव बन जाएगा, इसको बोलते हैं एक्यूट फिशर। लेकिन लैट्रिन ऐसी चीज़ है वो 24 घंटे में आनी है, तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। तो रोज जब उस पर से गुजरती रहेगी तो उसको हील नहीं होने देगी, तो ये क्रॉनिक फिशर में परिवर्तित हो जाता है। जब क्रॉनिक फिशर हो जाता है तो आपको, जब आप लैट्रिन करने जाएंगे तो आपको डेली पेन होगा तो दर्द की वजह से आपका स्फिंक्टर स्पाज्म में चला जाएगा, तो आपका लैट्रिन पास नहीं होगा। उससे आप स्ट्रेन करेंगे तो कॉलम पर पेट का प्रेशर बनेगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और नीचे वो ट्रांसमिट हो जाएगा पाइल्स पे, वो डायलेट हो जाएंगे, तो एक विशियस साइकिल हो जाएगी। पाइल्स ने मुंह छोटा करा, आपने और जोर लगाया, फिशर और बड़ा हो गया, और जब फिशर की वजह से दिक्कत आएगी तो पाइल्स का होगा। अच्छा, फिस्टुला एक अलग चीज़ है, इसको बोलते हैं भगंदर कॉमन लैंग्वेज में। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एनल में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें से एक पदार्थ निकलता है तेल जैसा, इसीलिए आपने कभी अगर वो तो लैट्रिन स्मूथली पास हो जाए जिससे उसके चारों तरफ बॉडी एक तेल टाइप चीज लगा देती है। अगर वो ग्रंथि इन्फेक्ट हो गई और उसका इलाज आपने नहीं कराया तो वहाँ पे एब्सेस बनेगी। एब्सेस मीन्स फोड़ा बनेगा, फोड़ा होकर वो बाहर फूट जाएगा। तो क्या होगा कि जब उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ, बनता रहा और फिर एक स्थिति में फूट गया, उसके बाद मरीज को लगेगा कि तुम रिलीफ आ गया, तुम ठीक हो गया। और क्या होगा, 2-4 महीने बाद फिर बनेगा, क्योंकि वो एनल कैनाल से कम्युनिकेट कर रहा है। तो उसमें जब भी आप स्टूल करने जाएंगे थोड़ा बहुत स्टूल उधर जरूर घुसेगा, वो उसको इन्फेक्ट करेगा। तो इसका हम लेजर से इलाज करते हैं। फिर आता है पाइलोनाइडल साइनस।
आपने देखा होगा जिनके शरीर में बहुत बाल होते हैं ना, उनको ये बाल टूट के नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे हमारे दोनों नेटल क्लेफ्ट समझते हैं, जहाँ पे दोनों हिप्स मिलते हैं, तो वहाँ जाके इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा बाल बहुत काफ़ी शार्प होते हैं, तो धीरे धीरे स्किन को इरोड करते हैं। स्किन को इरोड करेंगे, अंदर घुस जाएंगे, अंदर घुस के दे विल एक्ट एज फॉरेन बॉडी, और बाहर की कोई भी चीज़ होती है तो उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो पस बनेगा, फटेगा, बनेगा। पहले बनेगा पाइलोनाइडल एब्सेस, फिर वो रप्चर कर जाएगी तो पाइलोनाइडल साइनस। साइनस का मतलब है जो एक तरफ से खुला हो, और फिस्टुला का मतलब है जो दोनों तरफ से खुला हो। तो इसके लिए भी हम पहले तो इसको ले ओपन कर देते थे, फिर फ्लैप करने लगे, अब लेज़र से इसको अंदर से बर्न कर देते हैं, ये हील हो जाता है। लेज़र का फ़ायदा ये कि आप का कोई रूटीन वर्क में 24 घंटे से ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, और ये धीरे धीरे हील कर जाता है। शायद 1 महीना हुआ होगा, तो एक पेशेंट आया पाइल्स करके, तो जब मैं उसको पाइल्स के लिए कर रहा था लेज़र, तो मुझे बड़ा हार्ड लगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो मैंने वो पाइल काट के बायोप्सी के लिए भेज दिया। दैट टर्न्स आउट टू बी मैलिग्नेंट। तो फिर उसका लकीली रेडियोथेरेपी से काम मरीज का चल गया, इज फिट। तो ये कि यही एडवाइस करूँगा कि एक तो कोई भी बीमारी को बहुत न पाले, ट्रीट ए डिजीज बिफोर इट बिकम्स एन इमरजेंसी। एक इमरजेंसी से पहले आप उसको ठीक कर दो। अब ये बात कहने की है कि बहुत से लोग कहते हैं, बता रहे थे डॉक्टर साहब कि दारू पीते मुझे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। एक ऐड आता था थम्सअप का, डर सबको लगता है, तो एल्कोहल सबको नुकसान करता है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है कि अभी आपने पिया तो इमीडिएट क्या होगा, चढ़ गया तो लड़ लोगे किसी से, और अगर आप उसको ना लड़ो, कंट्रोल करते रहो, पीते रहो, तो लिवर बोलेगा। लेज़र का कॉस्ट, सर्जरी का कॉस्ट तो जितना है उतना ही आता है। लेज़र फाइबर का कॉस्ट ऐड हो जाता है, जितना नॉर्मल में आता है, ओपन में आता है, उतना ही आता है। इसका हम जनरल वार्ड में करीब 5000 लेज़र कॉस्ट आता है पर पर्सन, डबल में 10। इस तरीके बीमारियों में सबका बार कॉन्स्टिपेशन होता है, तो क्या उसको कितने % चांसेस है कि उसको पाइल्स होगा ही? कॉन्स्टिपेशन हाँ, अगर मतलब बार-बार जिसको लंबा है तो 70-80% होगा ही होगा, अगर ज़्यादा दिनों तक है।